तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ये मॉडर्न का तो जो क्वेश्चन होगा फुल मॉडर्न से ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन एंशिएंट और मेडिएवल का चूंकि आप लोग उतना फोकस करते नहीं हैं और क्वेश्चन होता है और अच्छा क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको मैंने कुछ एरिया तक सेलेक्ट कर दिया है। वहाँ से क्वेश्चन रहेगा ताकि आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। और मैं क्वेश्चन के साथ साथ ये भी चर्चा करूँगा कि पहले जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से तो क्या प्रश्न पूछा गया, उन चीज़ों पे भी अपने ध्यान को थोड़ा फोकस कीजिएगा, है ना। तो ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल से लेकर यानी स्टोन एज से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन तक का पूरा क्वेश्चन है, जो मुझे लगा कि जहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए मैंने वैसा ही क्वेश्चन को मतलब बनाया है, डिजाइन किया है। आप लोग बना भी सकते हैं बात करने के क्रम में और देख सकते हैं कि आपका उत्तर सही है या नहीं। तो पहला जो क्वेश्चन है, लिखित में से प्रथम ज्ञात होमिनिड कौन है। प्रथम ज्ञात होमिनिड कौन है, तो एक चीज तो सबसे पहले होमिनिड को समझिएगा कि होमिनिड क्या होता है। ये मानव सदृश प्राणी के लिए शब्द का इस्तेमाल हुआ, होमिनिड का इस्तेमाल हुआ। तो प्रथम ज्ञात, या ये भी पूछ सकता है क्या, प्रथम की बजाय प्राचीनतम भी हो सकता है, ठीक है, कि प्राचीनतम ज्ञात होमिनिड कौन है, मानव सदृश प्राणी कौन है। तो सामान्य तौर पे आपके सामने विकल्प है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मानव, आपके सामने विकल्प है। तो जनरली जब हम लोग पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल तो वहां पे ये भी पढ़ते हैं कि कहाँ, अफ्रीका, कीनिया, तुराकान झील क्षेत्र मानव फॉसिल्स का प्रमाण मिला और अबाउट वो 26 लाख वर्ष पुराना है। वो कौन सा मानव था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव था। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव। यही ज्ञात प्राचीनतम ज्ञात क्या है, होमिनिड है, ठीक है। यहां पे एक और क्वेश्चन बन सकता है। अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में या भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त प्राचीनतम होमिनिड, अब आपका आंसर बदल जाएगा। अगर भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों ने जब पढ़ा होगा पूरा पाषाण काल तो एक साइट को पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, उसका नाम है हथनौरा। हथनौरा से मानव जीवाश्म का प्रमाण मिला, पशु जीवाश्म का प्रमाण मिला, और वो जो जीवाश्म है किसका है, होमो इरेक्टस मानव का है, ठीक है, अबाउट 3 लाख वर्ष पुराना। अगर क्वेश्चन पूछता है भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त प्राचीनतम होमिनिड कौन, तब आपका आंसर हो जाएगा क्या, आपका आंसर हो जाएगा निएंडरथल मानव, ठीक है। अगर पूछता है प्राचीनतम ज्ञात होमिनिड कौन, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का उपयुक्त स्रोत है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि प्रागैतिहासिक काल हम किसको कहेंगे, यानी किस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल के लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, जिस काल का हमें कोई लिखित एविडेंस नहीं मिलता है। इसका मतलब है प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का मुख्य स्रोत क्या होगा, पुरातात्विक स्रोत होगा। लेकिन पुरातात्विक स्रोत में ही अभिलेख भी होता है। जब पढ़ना लिखना नहीं आता इसका मतलब पुरातात्विक स्रोत में अभिलेखीय साक्ष्य का क्या होगा, अभाव होगा। यानी प्रागैतिहासिक काल वैसे काल को कहेंगे जिस काल के अध्ययन के लिए हमें पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है, और उस पुरातात्विक स्रोत में अभिलेखीय साक्ष्य का क्या हो, अभाव हो, वैसे ही काल को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और यहां पे आपके सामने विकल्प है मानव एवं पशु जीवाश्म, सही है। कब्रिस्तान या समाधान क्या है, सही है। मृदभांड, सही है। उपकरण औजार क्या है, सही है। यानी पुरातात्विक स्रोत में इन तमाम स्रोतों का इस्तेमाल प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन के लिए होता है। लेकिन लिखित साक्ष्य के तौर पे क्या, अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है। तो इसमें 4 नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 5। आंसर क्या होगा, सी होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें,
क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन पूरा पाषाण काल की प्रवृत्ति नहीं है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है पूरा पाषाणिक फीचर्स के संदर्भ में, है ना। पूरा पाषाणिक फीचर के संदर्भ में क्वेश्चन बन रहा है। आप लोग जब पूरा पाषाण काल को पढ़े होंगे तो आपने ये पढ़ा होगा कि पूरा पाषाण कालीन वातावरण मानव के लिए अनुकूल नहीं था। क्यों? चूंकि प्लीस्टोसीन फेज का दौर था। 30 लाख से लेकर अबाउट 10,000 वर्ष पूर्व का दौर प्लीस्टोसीन फेज है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसी फेज में मानव के सांस्कृतिक और भौतिक क्रियाकलाप उभरते हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मानव की एक्टिविटी का प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है और जो तत्कालीन दौर की मानवीय संस्कृति की जो प्रवृत्ति रही है, ये भी आपने पढ़ा होगा कि चूंकि वातावरण अनुकूल नहीं था, मानव प्रकृति जीवी था और उस दौरान मानव शिकार और संग्रहण पे आधारित था, फिशिंग पे आधारित था। साथ ही साथ वस्त्र निर्माण कला की जानकारी नहीं थी, गुफाओं कंदराओं में रहता था। लेकिन शिकार के लिए टूल्स टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया था, इसलिए बड़े अनगढ़े उपकरणों का इस्तेमाल मानव करता था। किसके लिए? शिकार के लिए करता था, है ना। आग के बारे में जानकारी पूरा पाषाण काल में ही मानव को हो गई है। अब आप यहां पे आंसर बना सकते हैं कि कौन सी प्रवृत्ति नहीं है, तो आग की जानकारी पूरा पाषाण काल में ही है। चूंकि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि पूरा पाषाण काल में ही नियंडरथल मानव का आगमन हो जाता है, मध्य पूरा पाषाण काल में। और नियंडरथल मानव के द्वारा आग के इस्तेमाल के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। मतलब स्पष्ट है कि आग की जानकारी है। दूसरा, शुरुआती दौर में चूंकि प्लीस्टोसीन फेज में वातावरण क्या है, काफी ठंड है, तो मानव के ज्वाइंट ठीक से काम नहीं करते थे, उंगलियां ठीक से काम नहीं करती थी। वो पत्थर को काटकर तराशकर पॉलिशदार उपकरण औजार का निर्माण नहीं कर सकता था। तो वैसी स्थिति में अनगढ़े उपकरण बनते थे, बड़े आकार के उपकरण बनते थे। और जो बड़े आकार के उपकरण बनते थे वो क्या थे? कोर और फ्लैग टेक्नोलॉजी पे आधारित हुआ करते थे। तो अधिकांश जो उपकरण पूरा पाषाण काल का मिला या तो फ्लैग टेक्नोलॉजी पे आधारित है या कोर टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इसका मतलब ये भी सही है, ठीक है। पशुपालन की प्रवृत्ति मध्य पाषाण काल की विशेषता है, पूरा पाषाण काल की विशेषता नहीं है। जब होलोसीन फेज का आगमन हुआ, वातावरण गर्म हुआ, मानव पशु सभी नदी किनारे पहुंच गए, मैदानी क्षेत्र में पहुंच गए और मानव पशु के बीच इंटरेक्शन हुआ, तो पशुपालन की प्रवृत्ति की शुरुआत हुई। यह मध्य पाषाण काल की विशेषता है, पूरा पाषाण काल की विशेषता नहीं है। शिकार और संग्रहण क्या है? पूरा पाषाण काल की विशेषता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पशुपालन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला जो आपका प्रश्न है वो है नंबर 4। देखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थल से प्रथम पूरा पाषाणिक कलाकृतियों के प्रमाण मिले हैं। सामान्य तौर पे जैसे ही कलाकृति शब्द आता है, आपके दिमाग में एक ही बात आता है, क्या? पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण का साइट कौन सा है? तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का एक साइट है भीमबेटका, जहां से केव पेंटिंग का प्रमाण मिला। नहीं, लेकिन प्रश्न बन रहा है किस स्थल से प्रथम पूरा पाषाणिक कलाकृतियों के प्रमाण मिले हैं। यानी शुरुआती दौर में मानव अगर टूल्स का निर्माण भी कर रहा है तो वो कलाकृति ही है। अब प्रथम कहने का मतलब क्या है? जिस स्थल का एक्सकेवेशन पहली बार हुआ हो और वहीं से पूरा पाषाण काल के अगर टूल्स मिले हो तो क्या हो जाएगा? प्रथम पूरा पाषाणिक कलाकृति। यहां से दो क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है, भारत का प्रथम उत्खनित स्थल कौन? आप लोगों ने नाम सुना होगा पल्लवरम का। पल्लवरम कहां? तमिलनाडु में, है ना। भारत का फर्स्ट उत्खनित साइट है, 1863 में इसका उत्खनन होता है। रॉबर्ट ब्रुसफ्रुट इसके उत्खनन करता है और यहीं से पहली बार पूरा पाषाणिक टूल्स का प्रमाण मिला। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? पल्लवरम। यहीं से प्रथम पूरा पाषाणिक कलाकृति का प्रमाण मिला, कहा जा सकता है। अतिरमपक्कम दूसरा साइट है, 1864 में किंग महोदय ने इसका एक्सकेवेशन किया। इसलिए यहां पे ये क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है कि भारत का फर्स्ट उत्खनित साइट जहां से पूरा पाषाणिक कलाकृतियों के प्रमाण मिले हैं, आंसर पल्लवरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है 5वां, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक और मध्य पाषाणिक गुफा चित्रकारी के प्रमाण मिला? अभी जस्ट मैंने बात किया।
मध्य प्रदेश में एक साइट है भीमबेटका। भीमबेटका, ध्यान रखिएगा, भीमबेटका से केव पेंटिंग का प्रमाण मिलता है। अधिकांश जो केव पेंटिंग है वो मध्य पाषाण काल का है और कुछ केव पेंटिंग जो है वो पूरा पाषाण काल का है। इसका मतलब भीमबेटका का संबंध पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल दोनों से है। वहां से क्रमिक सांस्कृतिक डेवलपमेंट के प्रमाण मिल रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भीमबेटका, है ना। एक विकल्प आपका पटना भी है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। शुतुरमुर्ग के अंडे पे चित्रकारी का प्रमाण अगर पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा? पटना। लेकिन पूरा पाषाणिक मध्य पाषाणिक गुफा चित्रकारी का प्रमाण कहां से? भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है 6 नंबर। ठीक से पढ़िएगा इसको। आपका क्वेश्चन है, दाब नाली विधि आधारित उपकरण औजार किस काल की विशेषता है? दाब नाली विधि को ही आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेशर एंड फ्लटिंग टेक्नोलॉजी, है ना। जब मानव को पाषाण की इलास्टिसिटी की जानकारी हो गई, मानव को यह पता चला कि हम कितना प्रेशर डालें कि अपने हिसाब से हम उपकरण औजार का निर्माण करें, ज्योमेट्रिकल डिजाइन के उपकरण औजार का निर्माण करें। यह मध्य पाषाण काल की विशेषता है। यह क्या है? मध्य पाषाण काल की विशेषता है जब मानव माइक्रोलिथ टूल्स का निर्माण कर रहा है। पहले बड़े अनगढ़े उपकरण का निर्माण होता था, लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते हम देखते क्या है, वातावरण गर्म हो गया, होलोसीन फेज का आगमन हुआ। जब वातावरण गर्म हुआ, धीरे धीरे रॉ मटेरियल की भी जानकारी बढ़ी, टूल्स टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट हुआ। मानव माइक्रोलिथ टूल्स का निर्माण करने लग गया, लघु पाषाणिक उपकरण का निर्माण, ज्योमेट्रिकल डिजाइन के हल्के उपकरण का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो किस टेक्नोलॉजी पे आधारित था? दाब नाली विधि पे आधारित था। इसी को कहा गया है मिसाइल टेक्नोलॉजी, इसी को कहा गया है प्रक्षेपास्त्र टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, अगला आपका क्वेश्चन है नंबर 7। नंबर 7 को थोड़ा गौर से देखिए। निम्नलिखित में से कौन मध्य पाषाण काल की विशेषता है? मेजोलिथिक एज के फीचर्स के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता है। अभी अभी मैंने बात किया कि मध्य पाषाण काल, ये होलोसीन फेज का आगमन हो गया था 10,000 BC के लगभग में। होलोसीन फेज की विशेषता है क्या? वातावरण का गर्म होना, है ना। वातावरण जब गर्म हुआ तो हम देखते क्या है कि सघन जंगल का डेवलपमेंट हुआ, नदी तटीय क्षेत्र का विकास हुआ, झील क्षेत्र का विकास हो गया। मानव का माइग्रेशन पहाड़ी पठारी क्षेत्र से निकलकर कहां? मैदानी क्षेत्र में हुआ, नदी तटीय क्षेत्र में हुआ। जानवर की भी एक्टिविटी मैदानी क्षेत्र में प्रारंभ हो गई, नदी तटीय क्षेत्र में प्रारंभ हो गई। मानव और पशु के बीच क्या हुआ? इंटरेक्शन हुआ। इंपैक्ट क्या हुआ? पशुपालन की प्रवृत्ति की शुरुआत। यह मध्य पाषाण काल की विशेषता है। झोपड़ी निर्माण की प्रवृत्ति, सामान्य तौर पे कहा जाता है कि अस्थाई परमानेंट सेटलमेंट का आगमन नवपाषाण काल में हुआ। भवन निर्माण, यह नवपाषाण काल की विशेषता है, लेकिन भवन निर्माण की कोशिश प्रारंभ हो गई मध्य पाषाण काल में ही। मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन के लिए पशु बाड़े का निर्माण शुरू हो गया, है ना। या झोपड़ी निर्माण की कोशिश प्रारंभ हो गई। चूंकि आप देखते क्या है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़, राजस्थान में बागोर प्राचीनतम भवन निर्माण की कोशिश का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसका मतलब है कि यह भी फीचर क्या है? मध्य पाषाण काल का है। तीसरा क्या है? समाधान। पूरा पाषाण काल में समाधान की कोई प्रवृत्ति नहीं थी, कोई सुनिश्चित अंत्येष्टि क्रिया का प्रमाण कहीं से नहीं मिला। यह पूरा पाषाण काल का फीचर नहीं है, यह फीचर मध्य पाषाण काल का है। जब आप देखते हैं मध्य पाषाणिक स्थल दमदमा से, महदाह से, सरायनाहर राय से मानव को दफनाने का प्रमाण मिला। इसका मतलब समाधान भी क्या है? यह मध्य पाषाण काल का फीचर है। मैंने अभी अभी बात किया, जब दाब नाली विधि का आगमन हो गया, अटैच टेक्नोलॉजी का आगमन हो गया, मानव हल्के छोटे आकार के उपकरण का निर्माण करने लगा, ज्यामितीय डिजाइन के उपकरण का निर्माण करने लगा। इसका मतलब माइक्रोलिथ टूल्स, लघु पाषाणिक उपकरण, यह भी मध्य पाषाण काल की विशेषता है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है,
अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपके है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस स्थल से मध्य पाषाणिक मृदभांड के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ध्यान रखिएगा, मृदभांड यानी मिट्टी का बर्तन, यह जब मानव उत्पादक बना तब की विशेषता है, यानी नवपाषाण काल की विशेषता है, जब मानव पशुपालक से क्या बन गया? उत्पादक बन गया। जब कृषि कार्य की शुरुआत हुई, भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग क्षेत्र से मानव के द्वारा कृषि के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं, तो अनाज को रखने के लिए, अनाज को पकाने के लिए आवश्यकता पड़ी बर्तन की, तो मिट्टी के बर्तन का निर्माण क्या हुआ? प्रारंभ हो गया। यह मेन फीचर है नवपाषाण काल का। लेकिन हम देखते क्या है, एक साइट है चौपानी मांडो, यहां क्रमिक सांस्कृतिक डेवलपमेंट का प्रमाण मिलता है। अबाउट 7000 वर्ष पुराना मृदभांड के टुकड़े का प्रमाण मिलता है। कहां से? चौपानी मांडो से। कहां है? उत्तर प्रदेश, बेलन घाटी क्षेत्र। ठीक है, तो मध्य पाषाणिक मृदभांड का प्रमाण, प्राचीनतम मृदभांड का प्रमाण कहां से? चौपानी मांडो। कहां? उत्तर प्रदेश, बेलन घाटी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखें अगर, तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ साइट का नाम है, दूसरी तरफ उसके फीचर्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है ये आपका नियोलिथिक एज से है, नवपाषाण काल से है, जब मानव उत्पादक बना है ना। पहला साइट है बुर्जहोम। आप याद कीजिए बुर्जहोम कहां? कश्मीर, श्रीनगर का क्षेत्र है ना। बुर्जहोम दो फीचर्स के लिए काफी पॉपुलर है, कई क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा, बीपीएससी में भी पूछा। गर्तावास का प्रमाण, पिट ड्वेलिंग का प्रमाण, यानी जमीन में गड्ढा खोदकर गड्ढे में झोपड़ी निर्माण की प्रवृत्ति, यह कहां से मिलता है? आपका कश्मीर क्षेत्र में दो साइट है, एक बुर्जहोम है, एक गुफकरल है, दोनों जगह से गर्तावास का प्रमाण मिलता है। ठीक है, दूसरा बुर्जहोम एक ऐसा साइट है जहां से समाधान के कई तरीके के प्रमाण मिले हैं, कई प्रकार का वेरिएशन मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई व्यक्ति मर गया तो उसके साथ पालतू पशु को भी दफना दिया गया, इसके भी प्रमाण मिले। पालतू पशु के स्वतंत्र समाधान का भी प्रमाण मिलता है। अगर एक व्यक्ति मरा उसको कई हिस्से में बांटकर अलग अलग समाधान, कपाल क्रिया का भी प्रमाण मिलता है। इसका मतलब है स्वतंत्र पशु समाधान ये सही है, बुर्जहोम की यह प्रवृत्ति है। लहुरा देव, याद कीजिए जब हम लोग पहले क्वेश्चन पूछता था कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि बस्ती का साक्ष्य, तो हम लोग आंसर देते थे मेहरगढ़। क्यों? अबाउट 6000 वर्ष पहले वहां गेहूं और जौ की खेती होती थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम बस्ती था। कौन? मेहरगढ़। लेकिन लगातार एक्सकेवेशन उत्तर प्रदेश में होता रहा लहुरा देव में, और तब यह पता चला कि लहुरा देव भारत का प्राचीनतम कृषि बस्ती है, क्योंकि अबाउट 7500 वर्ष पहले यहां के लोगों ने धान की खेती शुरू कर दी। विश्व का प्राचीनतम धान की खेती का प्रमाण कहां से? लहुरा देव। कहां? इलाहाबाद के पास संत कबीर नगर एक जगह है, वहीं से प्रमाण मिलता है। इसका मतलब यह भी सही है। तीसरा मेहरगढ़, अभी अभी मैंने बात किया 6000 बीसी के लगभग में मेहरगढ़ में लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे। यह मेहरगढ़ कहां है? बोलन घाटी में। कहां? बलूचिस्तान, क्वेटा। ठीक है, यहां इस साइट को क्या कहा गया? ब्रेड बास्केट कहा गया है। इसका मतलब यह भी सही है। ब्रह्मगिरी लिख रहा है गर्तावास, नहीं, गर्तावास जब भी होगा तो कहां होगा? बुर्जहोम होगा, गुफकरल होगा। यह ब्रह्मगिरी कर्नाटक में साउथ इंडिया का साइट है, यह भी नवपाषाणिक साइट है। यहां 2500 बीसी के लगभग में यहां के लोग रागी और कुल्थी की खेती करते थे। अगर क्वेश्चन पूछता है भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम रागी और कुल्थी की खेती का प्रमाण कहां से, तब आपका आंसर ब्रह्मगिरी हो सकता था। यह गर्तावास के लिए फेमस नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सुमेलित नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक से पढ़ के देखिएगा। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागोर सही है, बिल्कुल सही है, इसलिए कि अबाउट 5500 बीसी में यहां के लोगों ने पशुपालन का काम शुरू कर दिया। आप इसको भी याद रखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम पशुपालक बस्ती दो ही साइट है, एक मध्य प्रदेश में आदमगढ़, दूसरा राजस्थान में बागोर। ठीक है, यह सही है। गृह निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़।
गृह निर्माण की कोशिश का प्राचीनतम साक्ष्य भी इसी दो जगह से मिलता है, आदमगढ़ और बागोर से ही मिलता है, यह भी सही है। मृदभान निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य चौपानी मांडो, अभी अभी आपने पढ़ा, यह भी सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव, यह भी सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी सही है। कंफर्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न लिखित युग, वो आपका प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का वह कौन स्थल है जहां पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तीनों काल के क्रमिक विकास के प्रमाण मिलते हैं। कोई भी एक साइट से कल्चरल डेवलपमेंट, सतत कल्चरल डेवलपमेंट का प्रमाण नहीं मिलता है। कहीं से पूरा पाषाण काल का, तो कहीं से मध्य पाषाण काल का, तो कहीं से नव पाषाण काल का, कहीं से पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल तक सांस्कृतिक डेवलपमेंट का प्रमाण मिल जाता है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां सतत सांस्कृतिक विकास का प्रमाण मिलता है। वो आपका साइट है कहां? उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी। उत्तर प्रदेश में जो बेलन घाटी है, यहां से आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तीनों ही काल का सांस्कृतिक डेवलपमेंट का प्रमाण मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्थल अंश टीला के लिए जाना जाता है? इसी को आप कहते हैं क्या? इसी को आप कहते हैं एस माउंट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है। एस माउंट का मतलब पहले अर्थ ये समझ लीजिए, ये गोबर की राख का ढेर है। गोबर की राख का ढेर है मतलब ये पशुपालन की प्रवृत्ति को शो करता है। ठीक है। नव पाषाण काल में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्रमाण मिल रहा था, लेकिन साउथ इंडिया में कृषि की तुलना में पशुपालन की प्रवृत्ति थोड़ी ज्यादा थी। साउथ इंडिया में कर्नाटक टेक्कलकोट्टा, कोडेफल, ठीक है, तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, ये सब साइट अंश टीला के लिए पॉपुलर है, एस माउंट के लिए पॉपुलर है। आपके सामने विकल्प है डियोजली हेडिंग, ब्रह्मगिरी, पय्यमपल्ली। याद रखिएगा, एस माउंट के लिए जो पॉपुलर साइट है वो कौन है? पय्यमपल्ली। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, तमिलनाडु में, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति बुर्जहोम की नहीं है? स्पेसिफिक क्वेश्चन जो पूछा गया ये बुर्जहोम से पूछा गया। और अभी तक देखिएगा नियोलिथिक का क्वेश्चन जब भी बना है ज्यादातर क्वेश्चन बुर्जहोम, मेहरगढ़ से ही पूछा गया है। ठीक है। इसलिए मैंने बुर्जहोम पे थोड़ा फोकस ज्यादा किया। बुर्जहोम क्यों पॉपुलर है? अभी मैंने बस जस्ट अभी बात किया। एक, गर्तावास के लिए पॉपुलर है, पिट ड्वेलिंग के लिए। दूसरा, पालतू पशु को स्वतंत्र रूप से दफनाया गया, इसका भी प्रमाण मिला, सही है। मालिक के साथ पालतू पशु को दफनाया गया, इसके लिए भी यह पॉपुलर है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, पूरा पाषाण काल में मानव के प्रवास के प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप में किस क्षेत्र से नहीं मिलते हैं? अभी अभी जब हम बात कर रहे थे तो यह बताए कि प्लीस्टोसीन फेज में ही विश्व के विभिन्न हिस्सों में मानव की एक्टिविटी के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं, है ना। पूरा पाषाण काल जब हम पढ़ते हैं तो पूरा पाषाण काल में भी हम देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग क्षेत्र से मानव की एक्टिविटी का प्रमाण मिलता है। आपने सोहन क्षेत्र को पढ़ा, पाकिस्तान का पोतबार क्षेत्र, है ना। या आप पढ़ते क्या हैं? कश्मीर में पहलगांव को पढ़ते हैं, बिहार में छोटा नागपुर के क्षेत्र को पढ़ते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी को पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में हथनौरा, भीमबेटका को पढ़ते हैं, मैहर को पढ़ते हैं, तमिलनाडु में अतिरम पक्कम, पलबरम, हर जगह से पूरा पाषाणिक प्रवृत्ति का प्रमाण मिलता है। लेकिन सुदूर दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट से पूरा पाषाण काल में मानव के एक्टिविटी के प्रमाण नहीं मिलते हैं। कहने का मतलब है कहां कहां से प्रमाण नहीं मिलता है? सी, एक्सट्रीम साउथ और नॉर्थ ईस्ट, दो जगह से मानव के प्रवास का प्रमाण नहीं मिलता है। बाद में हम देखते हैं नियोलिथिक युग में एक्सट्रीम साउथ, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह से मानव की एक्टिविटी का प्रमाण मिलता है, लेकिन पूरा पाषाण काल में यहां से प्रमाण नहीं मिलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप देखें गौर से
निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण काल और महापाषाण काल दोनों संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं? नवपाषाण काल तो आप लोग पढ़े हुए हैं, आप लोगों को आइडिया होगा। नियोलिथिक एज अबाउट 5500 बीसी से लेकर 3000 वर्ष पूर्व का दौर, यही नवपाषाण काल कहलाता है। यही दौर है जब मानव अस्थायी जीवन यापन की शुरुआत किया, परमानेंट सेटलमेंट का यही दौर है। यही दौर है जब मानव क्या बन गया, पशुपालक से उत्पादक बन गया, कृषि कर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है। नवपाषाण काल के बाद हम देखते क्या है, नॉर्थ इंडिया में डेक्कन से ऊपर के पूरे क्षेत्र को देखें, एक नवीन कल्चर का शुरुआत हुआ, एक नवीन संस्कृति की शुरुआत हुई जब मानव धातु के रूप में तांबे का इस्तेमाल शुरू कर देता है। चूंकि पाषाण और तांबे दोनों का इस्तेमाल एक साथ करता है, इसलिए उस पीरियड को क्या कहा गया, ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा गया, है ना। लेकिन एक्सट्रीम साउथ में नियोलिथिक एज के बाद जिस कल्चर का डेवलपमेंट हुआ वो महापाषाण काल कहलाता है, मेगालिथिक एज कहलाता है। चूंकि साउथ इंडिया में नवपाषाण काल भी काफी लेट आया और नवपाषाण काल के बाद वहां जिस कल्चर का डेवलपमेंट हुआ क्या कहलाया, मेगालिथिक एज, महापाषाण काल कहलाया। यह नामकरण क्यों पड़ा? चूंकि वहां मृतक को दफनाने के लिए क्या करते थे, गड्ढे में मृतक को रखते थे, चारों ओर से पाषाण खंड को खड़ा करके क्या करते थे, एक कब्र का निर्माण करते थे, स्मारक का निर्माण करते थे। इसी पाषाण खंड को सिस्ट कहा गया है, मेगालिथिक सिस्ट कहा गया है। और इसी फीचर के आधार पर कल्चर का नामकरण हो गया क्या, महापाषाण काल। यह सिर्फ भारत में ही नहीं, एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में, अफ्रीका में, यूरोप में भी देखने को मिलता है। यहां एक चीज याद रखिएगा, महापाषाण काल में ही साउथ इंडिया में लोगों को लोहे की जानकारी हुई। यानी सुदूर दक्षिण के लोग लोहे का इस्तेमाल कब करते हैं, मेगालिथिक एज में शुरू करते हैं। यानी महापाषाणिक संस्कृति की शुरुआत भी 1100 बीसी के लगभग से होती है और अबाउट 400 बीसी तक चल रहा है। ठीक है। एक साइट है क्या, ब्रह्मगिरी, यहां से नवपाषाण काल का भी प्रमाण मिलता है, यहां से मेगालिथिक कल्चर का भी प्रमाण मिलता है। यह क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में भी पूछा है, यूपी में भी पूछा है, आप देख सकते हैं, है ना। अगला जो देखिएगा क्वेश्चन, वो आपका है क्वेश्चन नंबर 16। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नवपाषाण काल का नहीं है, यानी कौन सा फीचर नियोलिथिक एज का नहीं है। आप लोगों ने अगर नियोलिथिक एज को पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि नवपाषाण काल में मानव क्या बन गया, उत्पादक बन गया, है ना। क्या करने लगा, हो टेक्नोलॉजी बेस्ड खेती की शुरुआत हो गई। और जब खेती की शुरुआत हुई, एक स्थान पर टिक कर रहने की जरूरत महसूस हुई, तो एक ही जगह पर झोपड़ियों का निर्माण शुरू हुआ, तो ग्राम्य संस्कृति की शुरुआत हो गई, है ना। लोग आपस में इंटरेक्शन करने लगे, एक दूसरे से घुलने मिलने लगे। क्या हुआ, लघुत्तर सामाजिक इकाई के रूप में परिवार का डेवलपमेंट हो गया। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, पकाने के लिए, चूंकि अब अनाज है लंबे समय तक खा सकते हैं, तो बचत का कंसेप्ट आ गया। और इसी के लिए क्या हुआ, मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो गए। पहले हस्त निर्मित बर्तन बनते थे, बाद में चाक का आविष्कार हुआ, चाक के मृतभांड भी बनने शुरू हो गए, है ना। यही वह काल है जब मानव पहली बार प्लांट के फाइबर से, पौधों के रेशों से कपड़े का निर्माण शुरू कर दिया। चूंकि कई ऐसा नियोलिथिक साइट है जहां से हड्डी के सुए का प्रमाण मिलता है। अब आप गौर से सोचिए, नाम ही है नवपाषाण काल, यानी जो भी उपकरण औजार बन रहा है वो पाषाण का बन रहा है, एंटाइसर का बन रहा है या हड्डी का बन रहा है। लकड़ी का इस्तेमाल हैंडल के रूप में भी हो रहा है, धातु का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पहली बार धातु का इस्तेमाल हम देखते क्या है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति में। इसका मतलब है कि यह गलत है ना। लेकिन मृदभांड सही हो जाएगा, कृषि क्या होगा, सही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न को अगर आप देखें, थोड़ा अगर आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, फिर आपको याद रहेगा, भूलने का कोई चांस नहीं है। आप आराम से क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस महापाषाणिक स्थल से मुर्गन नामक देवता के प्राचीनतम प्रमाण मिले। यह साउथ इंडिया का प्राचीनतम देवता है, कौन, मुर्गन। साउथ इंडिया का प्राचीनतम देवता है कौन, मुर्गन। कई बार क्वेश्चन पूछा, भाई इसका वाहन कौन है, इसका अस्त्र क्या है। इसका वाहन है कुक्कुट, मुर्गा, और इसका अस्त्र क्या है, बर्छा, है ना। बाद में जब नॉर्थ इंडिया के कल्चर का प्रचार प्रसार साउथ इंडिया में हुआ, तो इस मुर्गन का संबंध नॉर्थ इंडिया के कार्तिकेय से स्थापित किया गया। ठीक है। यह मुर्गन नामक देवता की उपासना साउथ इंडिया में कब हो रहा है,
मेगालिथिक कल्चर में ही देखने को मिल रहा है, महापाषाणिक संस्कृति में देखने को मिल रहा है। आदि कचनालूर यह महापाषाण काल का साइट है, ठीक है। यहां से मुर्गन देवता का भी प्रमाण मिलता है, लोहे के उपकरण औजार का भी प्रमाण मिलता है, खेती का भी प्रमाण मिलता है। यानी मेगालिथिक एज में साउथ इंडिया के लोग खेती करते थे। मेगालिथिक एज में साउथ इंडिया में लोगों को लोहे की जानकारी थी, लौह टेक्नोलॉजी की जानकारी थी, मुर्गन नामक देवता की उपासना करते थे। यानी इसका प्राचीनतम प्रमाण कहां से साउथ इंडिया में मिलता है? आदि कचनालूर का मद्रास के पास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है निम्न ताम्रपाषाणिक स्थलों में से किसकी संबद्धता अफगानिस्तान से है? आप याद कीजिए, नवपाषाण काल के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में जिस संस्कृति का आगमन हुआ उसका नाम क्या है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति, है ना। लगभग 3000 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में लोगों को धातु के रूप में किसकी जानकारी हो गई? 3500 वर्ष पूर्व तांबे की जानकारी। उपकरण औजार के निर्माण में तांबे का भी इस्तेमाल करते थे, पाषाण का भी इस्तेमाल करते थे। तो एक संस्कृति का नामकरण हो गया क्या? ताम्रपाषाणिक संस्कृति, है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में कई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के प्रमाण मिल रहे हैं। आपने अगर पढ़ा होगा तो आप पढ़ते होंगे क्या? मुंडीगाक संस्कृति, कोयटा संस्कृति, कुल्ली संस्कृति, नाल संस्कृति, प्राक हड़प्पा पंजाब संस्कृति, प्राक हड़प्पा हरियाणा संस्कृति, प्राक हड़प्पा कालीबंगा संस्कृति, सोथी संस्कृति जिसको कहा गया। यानी यह हड़प्पा से पहले का ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। इसीलिए आप देखते हैं इन तमाम संस्कृतियों का संबंध कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से है। यहां से हड़प्पा सभ्यता के भी प्रमाण बाद में मिलते हैं, यानी सांस्कृतिक डेवलपमेंट का प्रमाण यहां से मिलता है। मुंडीगाक संस्कृति, ये मुंडीगाक जो साइट है ये कहां है? अफगानिस्तान में है, ठीक है। बाकी जो मेहरगढ़ है, रानी गुंडई है, इसका संबंध कहां से है? बलूचिस्तान से है। क्वेश्चन पूछ रहा है ताम्रपाषाणिक स्थलों में से किसकी संबद्धता अफगानिस्तान से? आपका आंसर क्या होगा? मुंडीगाक, ठीक है। अगला देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप देखिए तो आपके सामने क्वेश्चन हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति के किस स्थल से घोड़े के पालतू बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं? अभी तक अगर आप देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, कहीं से भी घोड़े की अस्थियों का प्रमाण नहीं मिला। जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के मेच्योर्ड फेज, जब हड़प्पा सभ्यता का वाणिज्य व्यापार अपने पिक पर था, जिसको आप कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का मेच्योर्ड फेज, है ना, 2400 बीसी से 1900 बीसी का दौर। उस दौर में हड़प्पा सभ्यता के भी किसी साइट से घोड़े का प्रमाण नहीं मिला। लगभग लास्ट फेज तक आते आते घोड़े का प्रमाण लोथल से मिलना शुरू हो जाता है ना। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से पहले जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, इस दौर में घोड़ा पालतू है और घोड़े के पालतू बनाए जाने का प्रमाण बलूचिस्तान का एक साइट है क्या? एक साइट है क्या? रानी गुंडई। यहां से घोड़े के पालतू बनाए जाने का प्रमाण मिलता है, घोड़े की अस्थियों का प्रमाण, घोड़े की मृण मूर्तियों का प्रमाण मिलता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा? रानी गुंडई होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा बाद की ताम्रपाषाणिक स्थलों में से किसका स्थानीय नाम है धुलकोट? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपने अगर पढ़ा होगा तो यह पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता का जब डिक्लाइन हुआ तो हड़प्पा सभ्यता में जब नगर सभ्यता की तमाम प्रवृत्तियां मौजूद थी तो उसके इर्द गिर्द ग्रामीण संस्कृतियां भी थी। 2000 बीसी के लगभग में ग्रामीण संस्कृतियां भी थी जो आगे 1100 बीसी तक कंटिन्यू कर रही है। उसी को क्या कहा गया? हड़प्पा बाद की ताम्रपाषाणिक संस्कृति, है ना। तो पूछ रहा है कि कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल है जिसका स्थानीय नाम धुलकोट है। और आप जब यहां पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे आहार बनास संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, जोड़बे संस्कृति, है ना। आहार संस्कृति का ही साइट है आहार। इसी को कहा गया है क्या? ताम्बवती। कई बार क्वेश्चन पूछा ताम्बवती किसको कहा गया? आहार को कहा गया। इसी को स्थानीय लोग क्या कहते हैं? या स्थानीय लोग इसी को क्या कहते हैं? धुलकोट कहते हैं, है ना। यानी हड़प्पा बाद की इस ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग कृषक हैं, धान की खेती करते हैं, ठीक है। यह साइट बनास नदी के किनारे, कहां? राजस्थान में। क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देंगे। अगला देखिएगा।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति के किस स्थल से बस्ती के दुर्गीकरण के प्रमाण मिले हैं। जब आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का एक टॉपिक बनता है उद्भव, हड़प्पा सभ्यता का ऑरिजिन, कैसे नागरीय संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ। और तब हम लोग वहां पे जो एक जेन्युइन लॉजिकल जो पढ़ते हैं रीजन को, तो ये पढ़ते हैं कि स्थानीय संस्कृतियों के क्रमिक विकास के कारण क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ, एक नागरीय सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और ये कहने का हमारा आधार क्या होता है, हड़प्पा से पहले जो हड़प्पा पूर्व की ताम्रपाषाणिक संस्कृति है उसके जब हम डेवलपमेंट को देखते हैं, उसके फीचर को देखते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के फीचर से काफी तालमेल खाता है। नहीं, एक तो उसी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ, भवन निर्माण की उनकी तकनीक, समाधान की प्रवृत्ति, मृदभांड निर्माण, मृदभांड पर रंग रोगन चित्रण, उपकरण औजार में काफी साम्यता है। बस्ती के चारों ओर फोर्टिफिकेशन, हड़प्पा सभ्यता की लगभग नगर को अगर आप देखें तो फोर्टिफिकेशन की प्रवृत्ति दिखती है अपर टाउन में, है ना। हड़प्पा से पहले भी ताम्रपाषाणिक संस्कृति के कई साइट हैं जहां फोर्टिफिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कालीबंगा में फोर्टिफिकेशन है हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति में, कोट डीजी में भी देखने को मिलता है, हड़प्पा में भी देखने को मिलता है। अगर आपने पढ़ा होगा उस कल्चर को तो तरकाई किला, रहमान की ढेरी, हर जगह से हड़प्पा पूर्व फोर्टिफिकेशन के प्रमाण बस्तियों के मिलते हैं। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न को अगर आप देखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल की संबद्धता हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा और हड़प्पा बाद की संस्कृति से है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन जो बन रहा है ये अर्ली हड़प्पा, मेच्योर्ड हड़प्पा एंड डिक्लाइन हड़प्पा, कौन सा ऐसा स्थल है जहां से ये तीनों प्रवृत्ति के प्रमाण मिल रहे हैं। हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति के भी प्रमाण, हड़प्पा सभ्यता का भी प्रमाण, हड़प्पा के बाद की ताम्रपाषाणिक संस्कृति का भी प्रमाण। याद कीजिए, एक साइट है आपका आमड़ी, ये आमड़ी कहां है, आपने पढ़ा होगा सिंध क्षेत्र में, है ना। जब हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति को पढ़ते हैं तो हम आमड़ी संस्कृति को पढ़ते हैं। दूसरा, हड़प्पा के मेच्योर्ड फेज का भी प्रमाण कहां से मिलता है, आमड़ी से मिलता है। हड़प्पा के डिक्लाइन के बाद जिस ताम्रपाषाणिक संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ, झूकर झागर संस्कृति का इसी क्षेत्र में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आमड़ी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी अगर हम देखें तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, कूट दिया हुआ है तो केवल 3, ठीक है। और बाकी आप जो देख रहे हैं हड़प्पा का संबंध अर्ली फेज से, हड़प्पा का संबंध मेच्योर्ड फेज से, मेहरगढ़ का संबंध क्या, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता डिक्लाइन फेज से नहीं है। भगवानपुरा का संबंध मेच्योर्ड फेज एंड डिक्लाइन फेज से है, ठीक है। लेकिन तीनों का संबंध अगर देखें तो सिर्फ आमरी से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को अगर आप देखें तो यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। आप लोगों ने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता को, अभी जस्ट मैं बताया, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव स्थानीय संस्कृतियों के क्रमिक विकास का परिणाम था। लॉजिकल है, सही भी है ना। मैंने अभी रीजन की बात की है। हड़प्पा समाज एक मातृसत्तात्मक समाज था। आप लोगों ने पढ़ा कि भाई पुरुष देवता की तुलना में मदर गॉडेस की मूर्तियां ज्यादा मिली। इतिहासकारों ने करार दिया भाई समाज कैसा था, मैट्रियार्कल था, ठीक है। क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब यह भी सही है, हड़प्पाई समाज में सार्वजनिकता की भावना अधिक थी। हड़प्पाई समाज में अगर सार्वजनिकता की भावना अधिक थी तो आप ऐसे सोचिए कि सार्वजनिक भवनों के प्रमाण ज्यादा मिलते, सार्वजनिक कूप का प्रमाण ज्यादा मिलता, सार्वजनिक शौचालय का प्रमाण मिलता। ऐसे प्रमाण लगभग बहुत कम है, नहीं के बराबर, है ना। दरवाजे आगे की ओर खुलते, जबकि हड़प्पा सभ्यता में नगर के भवनों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते, है ना। एकमात्र फ्रंट डोर का प्रमाण मिलता है कहां से, लोथल से, है ना, कहीं से भी नहीं मिलता। इसका मतलब है कि ठीक है उनकी भौतिक समृद्धि है, लेकिन आपस में मेल जोल की भावना का क्या है, अभाव है। सार्वजनिकता की भावना कहीं ना कहीं कमजोर है। तो गलत कथन का चयन करें, इसका मतलब है कि आपका सी गलत हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर को अगर देखें तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सामान्यतः हड़प्पा नगरों का सुनियोजित नगर विन्यास था। कहने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश जो नगर है ये टाउन प्लानिंग के आधार पर बनाया हुआ नगर है।
लेकिन एक ऐसा नगर है जो अनियोजित है, टाउन प्लानिंग के आधार पर बना हुआ नहीं है। आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता का लगभग नगर की सड़कें समकोण पर काटती थी। नगर की सड़कें समकोण पर काटती थी, यही वजह था कि नगर कैसा दिखता था, चेसबोर्ड डिजाइन पे आधारित दिखता था, रेक्टेंगुलर पैटर्न पे आधारित दिखता था। क्योंकि नगर का आकार प्रकार सुनिश्चित कौन कर रहा था, सड़क कर रहा था। लेकिन बनवाली हरियाणा में एक साइट है जहां सड़कें समकोण पर नहीं काटती। इसका मतलब नगर भी क्या है, अनियोजित है। आंसर क्या हो जाएगा, सी बनवाली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हल के मॉडल का प्रमाण मिला। याद रखिएगा बीपीएससी कई बार ये क्वेश्चन पूछा है ना, हल की आकृति का प्रमाण, हल के मॉडल का प्रमाण। और अक्सर क्वेश्चन जब पूछा तो किससे पूछा, बनवाली से क्वेश्चन पूछा, बनवाली से हल के मॉडल का प्रमाण मिला है। लेकिन याद रखिएगा पंजाब में बहावलपुर एक साइट है चेलिस्तान, यहां से भी हल के मॉडल का प्रमाण मिल रहा है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त में एक से अधिक हो जाएगा। याद रखिएगा बनवाली कई बार पूछा है, लेकिन अगर चेलिस्तान ही पूछा तो आंसर चेलिस्तान भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 को देखें, अगर निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में यह युग्म है नगरों का 3 खंड में विभाजन। इधर अगर आप देखे होंगे लेटेस्ट क्वेश्चन के पैटर्न को, हड़प्पा सभ्यता में जब कभी भी क्वेश्चन बना है तो अधिकांश क्वेश्चन धौलावीरा से बना है। धौलावीरा कहां, गुजरात में लूनी नदी के किनारे, है ना। धौलावीरा एक ऐसा साइट है जहां से सूचना पट्ट अभिलेख का प्रमाण मिला। सिविल सर्विस ने नहीं पूछा, कई एग्जामिनेशन में पूछा गया। यानी दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में पिक्टोग्राफिक लिपि लिखा हुआ है। दूसरा, एकमात्र ऐसा नगर, हड़प्पा सभ्यता का लगभग नगर 2 पार्ट में बटा हुआ है, अपर टाउन और लोअर टाउन के रूप में। अपर टाउन को ही आप पश्चिमी टीला कहते हैं, लोअर टाउन को आप पूर्वी टीला कहते हैं। लेकिन एक अपवाद के रूप में धौलावीरा है नगर जो 3 पार्ट में बटा हुआ, अपर टाउन, मिडिल टाउन और लोअर टाउन के रूप में। इसका मतलब यह सही है ना। दूसरा, कृत्रिम नहर और बांध का प्रमाण। याद रखिएगा कृत्रिम नहर बांध के लिए धौलावीरा भी पॉपुलर है। 2 नहर 1 बांध, 2 तालाब 1 बांध का प्रमाण मिलता है। लेकिन एक साइट आपका मालबन है, यहां से भी आपको नहर और बांध, कृत्रिम नहर और बांध का प्रमाण मिलता है। इसका मतलब यह भी सही है ना। मृदभांड पर जातक कथा का अंकन, मृदभांड पर जातक कथा का अंकन एक दिखा रहा है कि हिरनी मानव के बच्चे को दूध पिला रही है। यह प्रमाण कहां से मिलता है, यह हड़प्पा से मिलता है। यह भी सही है। सप्त मातृका पीपल वृक्ष मुहर, सप्त मातृका पीपल वृक्ष मुहर, याद कीजिए एक मुहर पे पीपल के वृक्ष का चित्र बना हुआ है जिसके 2 शाखाओं के बीच पशुपति की आकृति है। सामने एक उपासक झुका हुआ है, उसके पीछे 7 देवियां वृक्ष की टहनी को पकड़ के खड़ी हैं। उसका नामकरण किया गया सप्तमातृका पीपल वृक्ष। एकदम याद रखिएगा जिस भी मुहर पर पशुपति देवता का अंकन हुआ है वो सारा मुहर मिला है मोहनजोदड़ो से। इसका मतलब सप्तमातृका पीपल वृक्ष मुहर भी कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा क्या, डी। यहां पे आपका आंसर क्या होना चाहिए था, मोहनजोदड़ो होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हड़प्पाई मोहरों के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। हड़प्पा सभ्यता से ढेर सारे मोहरों के प्रमाण मिले, सर्वाधिक मोहर कहां से, मोहनजोदड़ो से मिले। और आपने पढ़ा होगा कि सर्वाधिक मुहर सेलखड़ी के बने हुए हैं। दूसरे नंबर पे अगर कुछ है तो टेराकोटा का भी मुहर है। मुहर क्या है, वर्गाकार है, चकोर है। मुहर पर पिक्टोग्राफिक लिपि का भी अंकन है। मुहर पे कई प्रकार के चित्र भी बने हुए हैं। अब आप क्वेश्चन को देखिए, हड़प्पाई मुहरों का आकार वर्गाकार है, मतलब यह सही है। ठीक है, मुहर का आकार वर्गाकार था, चकोर मुहर हड़प्पाई मुहर की विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो मुहर का निर्माण करते थे एकल सांचा घुमाव पद्धति पर आधारित हुआ करता था, है ना, यह भी सही है। उसके बाद अधिकांश हड़प्पाई मुहर सेलखड़ी से निर्मित है। अभी बताए सबसे अधिक मुहर जो मिला वो अस्टीटाइट का बना हुआ, सेलखड़ी का बना हुआ, यह भी सही है। ठीक है, हड़प्पाई लोग, हड़प्पा के लोग सेलखड़ी की प्राप्ति अफगानिस्तान से करते थे। नहीं, याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के लोग सेलखड़ी की प्राप्ति कहां से करते थे, देवेन मोरी से करते थे, गुजरात। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। यही गलत है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 28 कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में आर्द्रता का ह्रास और शुष्कता के विस्तार का विचार किसने दिया? आर्द्रता का ह्रास और शुष्कता का विस्तार कहने का मतलब भूमि में निमेटिव की मात्रा घट गई, सुखाड़ हो गया, नहीं मरुस्थलीयकरण हो गया और सभ्यता का क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ। यह विचार देने वाला कौन? मार्शल का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने वार्षिकी बाढ़ को कारण बताया था हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए। राइक्स विवर्तनिक विक्षोभ की बात करते हैं, है ना। व्हीलर महोदय आर्य आक्रमण की बात करते हैं। अमलानंद घोष, याद रखिएगा, अमलानंद घोष राजस्थान कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित हैं, एन घोष, और इन्होंने ही यह विचार दिया था कालीबंगा क्षेत्र में संस्कृति के पतन के लिए। क्या भाई? चूंकि सरस्वती नदी सूख गई, नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया, परिणाम क्या हुआ? शुष्कता का विस्तार, ठीक है, आर्द्रता का ह्रास, सभ्यता का क्या हुआ? पतन हुआ। तो कहने वाले कौन? अमलानंद घोष। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा लिपि का उद्वाचन किया? आपको भी पता है हड़प्पा लिपि से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। हड़प्पा लिपि को क्या कहते हैं? तो पिक्टोग्राफिक लिपि, चित्राक्षर लिपि कहते हैं। द्रविड़ियन लिपि भी इसको कहते हैं। शैली क्या है? हलावर्त शैली है, बुष्टोभेदन शैली है ना। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, ये सब क्वेश्चन पूछा गया, आप जानते हैं। उद्वाचन किसने किया इस लिपि के बारे में कि ये पिक्टोग्राफिक लिपि है ना। याद रखिएगा क्या? आईडी महादेवन, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है सारगोन, सारगोन का लेख लासा सारगोन मेसोपोटामिया के शासक का नाम है। और यह आपको पता होगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो लिपि चलता था, यूनिफॉर्म लिपि चलता था, उसको पढ़ने में सफलता मिल गई है, ठीक है। सारगोन के लेख से ही पता चलता है कि हड़प्पावासी और मेसोपोटामिया के बीच क्या था? व्यापारिक संबंध था। यानी वहां के व्यापारिक कॉलोनी हड़प्पा में, हड़प्पा के व्यापारियों की कॉलोनी कहां? मेसोपोटामिया में। किस किस चीज का व्यापार करते थे इसकी सूची भी दर्ज है, इसके बारे में भी पता चलता है ना। अब सारगोन के लेख में एक शब्द आया मेलुहा। पूछ रहा है मेलुहा की पहचान किससे की गई? तो याद रखिएगा मेलुहा की पहचान किससे की गई? सिंधु से की गई, है ना। ऐसे और भी कई टर्म के बारे में क्वेश्चन कभी कभी बनता है। मगन, मकन शब्द का जिक्र हुआ, मकरान तट, है ना। फैलका, पर्शियन खाड़ी के लिए जिक्र हुआ है ना। दिलमुन, बहरीन के लिए शब्द आया है। राज समरा, सीरिया के लिए टर्म आया है। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बनता रहता है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन काफी बेहतर क्वेश्चन भी है और पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल की अवस्थिति, किस नवपाषाणी स्थल की अवस्थिति यानी मौजूद है सोन, गंडक और घाघरा के संगम पर? यह जो साइट है यह बिहार का साइट है। यह बिहार का नवपाषाणिक स्थल है। नवपाषाण काल के बाद सांस्कृतिक डेवलपमेंट ताम्रपाषाण काल में भी देखने को मिलता है, लौह युग में भी देखने को मिलता है। सेनुआर कहां? भोजपुर। चेचर, छपड़ा, चिरांद, सारण आप जानते ही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? चिरांद, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और याद रखिएगा चिरांद नवपाषाणिक स्थल है और चिरांद से कृषि बस्ती का प्रमाण नवपाषाण काल में मिला, है ना। और चिरांद के लोग गेहूं, जौ, चावल, मूंग, मसूर सभी की खेती करते थे 3000 BC के लगभग में। अगला क्वेश्चन 32 जो आपका है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? वर्तमान भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछ रहा है। यहां पे दो चीज याद रखिएगा। एक तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ओवरऑल सभ्यता को अगर देखें तो सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो, क्षेत्रफल के हिसाब से। इसके बाद कौन? हड़प्पा। देन इसके बाद कौन? गनबेड़ीवाला। इसके बाद कौन? राखीगढ़ी। और इसके बाद कौन? धौलावीरा, है ना।
अगर ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ऐसा बनता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं वर्तमान भारत में हड़प्पा सभ्यता का स्थल, तो वर्तमान भारत में इसमें संबंधित कौन है? राखीगढ़ी और धौलावीरा। तो वर्तमान भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की सुदूर उत्तर पश्चिम की सीमा निम्नलिखित में से कौन है? सुदूर उत्तर पश्चिम की सीमा पूछ रहा है। आपको यह पता होगा, जब पढ़ा होगा, नॉर्थ की सीमा सुतकांगेडोर नहीं, नॉर्थ की सीमा मांडा, साउथ की सीमा दायमाबाद नहीं, पूरब की सीमा आलमगीरपुर, पश्चिम की सीमा सुतकांगेडोर। लेकिन अगर पूछता है सुदूर नॉर्थ वेस्ट की सीमा कौन, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान में है। कौन सा जगह? शोरतुगई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा शोरतुगई, है ना। चल अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 जो आपका प्रश्न है, यह पूछ रहा है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा बंदरगाह नगर खंभात की खाड़ी से जुड़ा हुआ है? बंदरगाह नगर हड़प्पा सभ्यता में ढेर है। जैसे आप देख सकते हैं बालाकोट, डाबरकोट, अल्हदीनो आपने पढ़ा होगा। अल्हदीनो हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा साइट क्षेत्रफल के हिसाब से। तो बालाकोट, डाबरकोट, अल्हदीनो कहां? सिंधु तट पर, है ना। यह भी बंदरगाह नगर है। आपने पढ़ा होगा क्या शुरकोटडा के बारे में, सॉरी क्या कहता है, ये सुतकांगेडोर के बारे में आपने पढ़ा होगा। दास नदी के किनारे है, पढ़े होंगे, है ना। लोथल का संबंध किससे? भोगबा नदी से। और भोगबा नदी का संबंध किससे? खंभात की खाड़ी से। भोगबा नदी संबंध कहां? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, लोथल, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आपका है 35, और ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसकी संबद्धता मांडा के उत्खनन से है? मांडा कहां? नॉर्थ की सीमा जम्मू कश्मीर। और याद रखिएगा कि मांडा के उत्खनन से संबंधित जो उत्खनन करता है, एकमात्र महिला उत्खनन करता जिसकी संबद्धता मांडा से, कौन? मधुमाला। इनके साथ जो जुड़े हुए हैं उनका नाम क्या है? जेपी जोशी, जगपति जोशी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। मैंने कोशिश किया है सुनने के क्रम में, बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने डील किया है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। लगभग क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा अगर पूछेगा इस एरिया से तो। ठीक है, थैंक यू।